जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद चर्चित नेता और कारोबारी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। देर रात उन्हें ईडी दफ्तर से रांची सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उन्हें रात भर कोतवाली थाने के हाजत में रखा जाएगा, जबकि बुधवार की सुबह रांची की स्पेशल ईडी कोर्ट में उनकी पेशी होगी। पंकज मिश्रा को ईडी ने 2 बार समन पर बुलाया था, पर बीमारी का हवाला देकर वो हर बार पेशी से बचते रहे। तीसरे समन पर आज सुबह वो ईडी दफ्तर आए। अवैध माइनिंग केस में उनसे दिन भर पूछताछ हुई और शाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये देख सकते हैं पंकज मिश्रा फिलहाल ईडी के जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें यहां से लेकर वो यहां से ईडी के जो टीम है वो सदर अस्पताल ले जा रही है। बता दें कि कई बार इन्हें 2 बार सम्मन भेजा गया था, जिसके बाद भी ये ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन आज ये ईडी के दफ्तर पहुंचे मंगलवार को, जिसके बाद लंबी पूछताछ के बाद जो इनके खिलाफ साक्ष्य मिले उस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहा जा सकता है कि आज कड़ी पूछताछ के बाद ये कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने 21 जुलाई को रांची के ईडी दफ्तर को घेरने का ऐलान किया है, जिसमें पूरे झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि ईडी की आड़ में केंद्र सरकार खुलेआम मनमानी कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार पुनः विपक्ष की आवाज को 21 तारीख को दबाने का जो एक घृणित प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में भर से जिला अध्यक्षों को, कांग्रेस जनों को रांची बुलाने का भी काम कर रही है और हम ईडी दफ्तर में जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि पूरी पार्टी जेएमएम के साथ है, इसलिए ईडी और सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, निडर होकर काम करें और छोटे भाई के नाते कांग्रेस को भी उचित सम्मान दें। ईडी आयोग ये तो चलता रहेगा जीवन में। इससे डर के अगर आप छोटा भाई को अगर आप नेग्लेक्ट कीजिएगा तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो हम जी जरूर कहेंगे कि आप जनता सर्वोपरि है। जेएमएम ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई और इलाज की दरों पर लगे जीएसटी ने गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। अब बस सांस पर ही टैक्स लगाना बच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी काउंसिल के 33 सदस्य बीजेपी के हैं, इसलिए गरीबों की आवाज नहीं सुनी जाती है। जीने के लिए सांसों पर टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी का यही अर्थ। बड़े लोगों के लिए टैक्स के एग्जम्पशन और छोटे लोगों के लिए टैक्स का मार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने फैसले लेने को स्वतंत्र हैं, पर झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम समझते हैं जो गठबंधन होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है। ये राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं होता है। गठबंधन हुआ है, पार्टियों का विलय नहीं हुआ है। जो वो हमारी बात मानने को बाध्य हों, स्वतंत्र हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 15 सूत्री, 20 सूत्री और बोर्ड से लेकर निगम और आयोग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की मांग की है। पार्टी नेता सुरेन राम ने कहा कि गठबंधन सरकार बने लंबा वक्त गुजर चुका है, पर अब तक ज्यादातर बोर्ड और निगम में कुर्सियां खाली हैं। इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि कामकाज में तेजी आ सके। बन जाएंगे तो बोलेंगे फलना बोर्ड के हम सदस्य हैं, फलना बोर्ड के डायरेक्टर हैं, किसी कमेटी के महामंत्री है, तो अफसर सुनेगा, काम करेगा। अब तो कोई महत्व नहीं देता है प्रशासनिक पदाधिकारी लोग अगर किसी पद में नहीं है तो।
झारखंड में कमजोर मानसून ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कम बारिश और सूखे के हालात को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 21 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें ताजा हालात की समीक्षा तो होगी ही, किसानों को मदद देने पर भी फैसला लिया जाएगा। और 21 तारीख को इस पर उच्च स्तरीय बैठक हम करने जा रहे हैं। अभी मानसून के कुछ आसार हैं, तो डे 1 से लास्ट तक हम सारा आकलन करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारियों में जुटेंगे। और गुमला पुलिस ने घाघरा के जगमई जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए हैं। भाकपा माओवादी कमांडर रंथू उरांव और नाजिम अंसारी के दस्ते ने जंगल के बीचों बीच हथियारों का जखीरा छिपा रखा था। गुप्त सूचना पर गुमला पुलिस और सीआरपीएफ ने छापा मारा और नक्सलियों का सारा हथियार जब्त कर लिया। धनबाद में एक आउटसोर्सिंग कंपनी को पत्थर निकालने का लाइसेंस मिला था, लेकिन कंपनी ने पत्थर के नाम पर काले पत्थर का ऐसा काला खेल किया कि करीब 10 करोड़ का कोयला निकालकर गायब कर दिया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। ये रिपोर्ट देखिए। पत्थर के नाम पर काले सोने का खेल, कंपनी डकार गई करोड़ों का कोयला। कोयले की राजधानी धनबाद में कोयले के कारोबार में काले कारनामे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात तब बड़ी हो जाती है जब पत्थर खदान के नाम पर कंपनियां काला सोना लूटने में लग जाती हैं और बीसीसीएल को इसकी भनक तक नहीं लगती। बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के मुराई में चल रही अंडरग्राउंड माइंस माइनोप आउटसोर्सिंग को पत्थर खदान का लाइसेंस मिला था, लेकिन इसने पत्थर के नाम पर 44,100 टन कोयला निकालकर ठिकाने लगा दिया है। बताया जाता है कि लगभग 44,100 टन के करीब कोयला यह निकाल चुकी है, लेकिन वह कोयला कहाँ है ना तो स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को पता है और ना ही कोयला मुख्यालय को। ज्यादा क्या निकला है? ज्यादा तो कोयला ही निकला है। कितना का कोयला होगा? लगभग 500 मीटर कोयला है दोनों इंक्लाइन में। उसके बाद अभी डीप जा रहे हैं अंदर हम लोग, तो उसमें वो भी कटिंग कर रहा है। हैरानी की बात है कि माइनोप आउटसोर्सिंग कंपनी को ना तो पर्यावरण विभाग से परमिशन मिला, ना ही सीसीओ से ग्रीन सिग्नल मिला है। फिर भी इस कंपनी ने 750 मीटर गहराई तक कोयले की खुदाई कर ली है, लेकिन कंपनी की कारस्तानी कहीं पकड़ी ना जाए, इसके लिए पूरे कोयला को कहीं ठिकाना लगा दिया गया है, जिसकी जानकारी ना तो बीसीसीएल को है, ना ही कोयला भवन मुख्यालय को। कोयला का कटिंग भी हुआ और पत्थर का भी अभी कटिंग चल रहा है। पहले वाला कोयला हवा के माध्यम से बाहर निकला है। धनबाद में इतने बड़े पैमाने पर कोयला गबन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, लेकिन बीसीसीएल के कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जिससे शक और गहराना लाजमी है। 44,100 टन अगर कोयले की मार्केट वैल्यू कहा जाए तो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया है। अब इतनी बड़ी राशि का कोयला कहाँ है यह कोई नहीं जानता है। जब हमने यहाँ के मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोयला और पत्थर दोनों निकला है और कोयला भारी मात्रा में निकले थे, लेकिन परिसर में उतना कोयला नहीं है जितना कोयला उनके द्वारा निकाली गई है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर वह कोयला कहाँ गया। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। धनबाद के बस्ता कोला में चल रहे विशेष स्कूल जीवन में इलाज और शिक्षा के नाम पर मंदबुद्धि और मूक बधिर बच्चों से बर्बरता होती है। इसी केंद्र में इलाज करा रही 17 वर्षीय दिव्यांग छात्रा की पिछले सप्ताह रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। बाल कल्याण समिति ने इस मामले में जीवन संस्था से रिपोर्ट तलब की है। ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और बच्चे की पिटाई और गर्म आयरन से दागने का मामला सामने आने से सनसनी मच गई। पीड़ित बच्चे के पिता की गुहार पर डीसी संदीप सिंह ने जांच कमेटी बना दी है। इतना कोई मारता है क्या? रेयर केसेस हमारी हाथ पैर एकदम कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा, कुछ पास मारपीट किया गया उस तरह से। वो तो स्वाभाविक है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उसका जांच तो करना ही पड़ता है। विधि सम्मत जांच होगी। हमारे 3 मेंबर इसके अलावा डीसीपीओ के लोग भी गए थे और जांच के बाद जो भी उचित होगा वो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होगी।
जहाँ भी किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है, जैसा प्रथम दृष्टया फोटो वगैरह उसमें आए हैं, तो उसमें जो CWC के और बाल कल्याण और बाल संरक्षण के जो है, जहां लंबे समय के बाद जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने की, जबकि बैठक में बतौर विधायक के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। बैठक में उपस्थित विधायकों ने बिजली पेयजल समस्या को लेकर अपनी बातों को रखा। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि योजनाओं का चयन बिना भेदभाव के किया जाए और सभी का लक्ष्य विकास होना चाहिए। ऐसे में सभी लोगों को मिलकर धरातल पर योजना को उतारने की जरूरत है। तंत्र का तकाजा है कि हम क्षेत्र का विकास करने के लिए आए हैं, उसमें निष्पक्ष भावना से सभी क्षेत्र का विकास हो, सभी के पास पैसा जाए और इसी दिशा में हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सबका काम बराबर हो। और ये भी हमने कहा है कि जो योजना जिला परिषद का है लिखित रूप से देगा। हमारे पास योजना लिखकर बहुत ढेर सारे आते हैं, लेकिन हम बजट का अनुरूप जो पैसा आता है उसी का हम काम करते हैं। लोगों को आश्वस्त हमने किया है कि जो जलन समस्या है, जो पेयजल के बारे में बात उठाए, पेयजल के बारे में जो बात उठाए थे उस पर भी हम लोग निरंतर उस पर लिया और समीक्षा भी आगे हम करेंगे। पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में बने हनुमान मंदिर का हवन कुंड रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़े जाने के निर्देश के बाद लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों लोगों ने आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हावड़ा डिवीजन के निर्देश पर जेई परितोष कुमार ने आदेश निकाला है। सूचना मिलने के बाद मंदिर के पुजारी समेत कई लोग आक्रोशित हो गए। एसडीओ ने सभी को समझाकर हंगामा शांत कराया। निर्देश दिया गया कि तब तक किसी तरह का कोई भी आदेश यहाँ नहीं निकाला जाएगा या किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि जिला प्रशासन और हमारे नागरिक वृंद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात न कर लिया जाए। गुमला के लोहरदगा रोड के साथ साथ शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखा। डीसी के निर्देश पर सीओ पूरे टीम के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के दौरान फुटपाथ दुकानदारों का विरोध भी दिखा, जिनकी दुकानें तोड़ी गईं, झोपड़ियां तोड़ी गईं। उनका आरोप है कि बिना किसी सूचना के उनकी दुकान को तोड़ दिया गया है, जबकि सीओ का साफ कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया, बावजूद इसके अतिक्रमण हटाए नहीं जा रहे थे। अचानक बाजार के दिन सभी को जेसीबी लगा के पुलिस के बल पे पूरा तोड़ा जा रहा है, तोड़ के हटाया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है गरीबों का सामान। गरीब का कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं। सब बोल रहे हैं कि सर आज हम लोग आप मौका दीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। जगह दिया गया है लेकिन वो लोग जगह पर नहीं बल्कि रोडे पर अपना ठेला या गुमटी लगाते हैं, जिसके चलते हमेशा हम लोग को प्रशासन को परेशानी होती है। ट्रैफिक को लेके चाहे एक्सीडेंट वगैरह होता है, इसीलिए अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी चलाया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।